रिएक्ट जेएस के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में, और थोड़ा उसका इंस्टॉलेशन ना वो सारी चीज़ें अपने आज के लेक्चर में कवर करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्ट जेएस होता क्या है उसको समझते हैं। रिएक्ट जेएस, ओके, सबसे पहले रिएक्ट जेएस है क्या? तो रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। अभी रिएक्ट जेएस को यूज़ क्यों करना है वो उसको समझते हैं पहले। ये तो क्लियर है कि भाई रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। हाँ, उसने डेवलप किसने किया था? तो फेसबुक द्वारा डेवलप किया गया है। फेसबुक, ओके, फेसबुक ने डेवलप किया है। आई थिंक सो 2013 के अंदर इसको डेवलप किया गया था, 2013 ने। और उसका कोई नाम उसका मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कौन से पर्सन ने डेवलप किया था, बट इन शॉर्ट ओके, तो रिएक्ट जेएस को डेवलप फेसबुक किया गया है 2013 के अंदर। हाँ, तो फेसबुक डेवलप किसने किया है उसकी बात कर रहे थे, तो उसका नाम है जॉर्डन वॉल्क। सही है ना, जॉर्डन वॉल्क। फेसबुक 2013 में मतलब फेसबुक ने 2013 में ऑफिशियली उसको लॉन्च किया है किसको? रिएक्ट जेएस को। उससे पहले हाँ 2011 के अंदर उसको बना यूज किया गया था वो कुछ फेसबुक के अंदर आप लोगों को पता होगी एक न्यूज फीड वाला एक ऑप्शन आता था जिसके अंदर फर्स्टली क्या किया था, इसको यूज किया गया था फेसबुक के अंदर। तो ये कहाँ पे काम, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो भी अपने डेटा, तो न्यूज़ फीड के अंदर सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था। न्यूज़ फीड के अंदर क्यों यूज़ किया? क्योंकि बार बार जो पेज रिफ्रेश ना होवे और डायरेक्टली क्या हो जाए, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई हो सबसे टॉप में आ जाए, राइट। तो उसकी अपने को ज़रूरत थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, फेसबुक के अंदर सबसे पहले उसको यूज़ किया था। उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम में यूज़ किया, और उसके बाद ऑफिशियली उसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिए 2013 के अंदर। ठीक है, उसका आई थिंक सो फर्स्ट वर्जन 0.3 पॉइंट समथिंग कुछ था फर्स्ट वर्जन। उसके बाद उन्होंने अभी लेटेस्ट जो रिएक्ट जेएस का वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 19.2 समथिंग अत्यार लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। ओके, क्लियर? को कन्फ्यूजन नहीं? अभी रिएक्ट जेएस की यूज क्या है ये मैंने थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया है। रिएक्ट जेएस क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। कब डेवलप किया मतलब 2013 में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? फेसबुक वाले ने। किसने बनाया था? जॉर्डन वर्क नाम के पर्सन ने बनाया था। और अभी करंटली उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है? 19.2 चल रहा है। ये अपडेट होता रहता है बराबर। एक ही वर्जन पे अपने स्थगित नहीं रह सकते कि हाँ 19.2 अभी चल रहा है तो वही चलता रहेगा, क्योंकि वर्जन चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कोड होता है वो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज मतलब एक ही वर्जन पे आप टिके रहो। जब मैं फर्स्ट पढ़ाया था तब 16 था, उसके बाद 17 भी हो गया दूसरी बैच में 18 हो गया, और अभी लेटेस्ट में एक 19 आ गया है। हाँ राइट, समझे? तो ऐसे अलग अलग बैचेस के अकॉर्डिंग मतलब अपनी बैचेस जैसे चलती है वैसे वैसे उसके वर्जन भी क्या होते हैं, अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, डन। तो फिलहाल यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अभी रिएक्ट जेएस की जरूरत क्यों है? तो रिएक्ट जेएस बेसिकली क्या करता है, कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट बनाता है। कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट मतलब क्या हुआ कि हर एक वेबसाइट जो भी अपनी वेबसाइट है उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मैं पेज ले रहा हूँ, मेरे पास एक लोगो है, होम, अबाउट अस, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, ऐसे मेनूज है। यहाँ पे एक स्लाइडर है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइटल दिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, और यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स बनाए हुए हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और एक पार्टीशन है, और उसके नीचे फूटर लगाया हुआ है। बहुत सारा पार्टीशन होगा, लेकिन फिलहाल अपने ऐसे काउंट कर लेते कि ये अपना फूटर है, राइट। तो ऊपर का हेडर है, उसके बाद यहाँ पे स्लाइडर है, कंटेंट है, और एक फूटर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये देखो जो भी अपने वेबसाइट्स के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, मतलब जो भी फुल स्क्रीन है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे कि फिलहाल एक हेडर एक अलग सेक्शन है, ओके। फिर जैसे कि स्लाइडर वाला अलग हो गया, फिर ये अबाउट वाला थोड़ा अलग हो गया, फिर ये कार्ड्स वाला सेक्शन थोड़ा अलग हो गया, फिर ये फूटर वाला सेक्शन अलग हो गया, राइट। नॉर्मली अपने करते क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप के अंदर वेबसाइट बनाते हैं। तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो भी कोड करते हैं वो पूरा एक ही पेज के अंदर करते हैं। जैसे कि होम पेज है, home.html, राइट। तो उसके अंदर मैं हेडर भी बनाऊंगा, उसी के अंदर स्लाइडर बनाऊंगा, उसी के अंदर अबाउट का सेक्शन बनाऊंगा,
फिर उसके बाद कार्ड्स बनाऊंगा, उसके बाद जो भी प्रोसेस आती हो जाएगी वैसे वैसे अपने करते जाएंगे, लास्ट में फुटर का यूज करूंगा, राइट। इतनी चीज होती है। अभी सेम चीज यहाँ पे ये हो रही है कि अबाउट अस के अंदर पेज में जाता हूँ, तो अबाउट अस के पेज में जो मेरा होम पेज के अंदर था हेडर फुटर, वो दोनों तो सेम टू सेम आने वाला है, तो वही हेडर फुटर में वापस क्या करूंगा, वहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा, जो होम पेज में था वही कहाँ पे देखूंगा, अबाउट अस के पेज में। और अबाउट अस के पेज में मैंने होम हेडर फुटर दोनों कर दिया, उसके बाद बीच का कोड चलो चेंज कर दिया, और उसमें भी कुछ जैसे कि कार्ड्स वाला सेक्शन था तो वो वहां पे भी आ रहा था, तो वो भी मैंने वापस क्या किया, वहां पे डेवलप किया। गैलरी के पेज में जाता हूँ तो गैलरी के अंदर भी सेम मैंने क्या किया, वैसे ही वह काम किया, भी हेडर बनाया, फुटर बनाया, बीच का कुछ कोड डाला, और उसमें भी कुछ कार्ड्स आ रहे थे तो वो वापस मैंने वहां पे क्रिएट किए, राइट। कॉन्टेक्स्ट का देखूंगा तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे हेडर लिया, फुटर लिया, मतलब हर एक पेज के अंदर मैंने मैन्युअली कोड किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी मैं बेसिकली नॉर्मली वेबसाइट बनाता हूँ, ये थोड़ा गिर गया, जैसे कि मैंने ब्राउजर के अंदर उसको लोड की, और जैसे ही ब्राउजर के अंदर लोड करता हूँ तो होम पेज लोड हुआ, होम पेज के अंदर जो भी हेडर फुटर ना जो बीच का सेक्शन था वो सारा पूरा क्या हो गया, लोड हो गया। अब बात करते हैं जैसे कि अबाउट अस के पेज में गया, तो अबाउट अस के पेज में जा रहा हूँ तो वो भी वहीं पे सेम प्रोसेस हुई कि हेडर फुटर वापस लोड हुआ, गैलरी के पेज में जाओ तो वापस वहां पे हेडर फुटर वापस लोड हुआ, मतलब जो उसका लोडिंग टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम होता है, क्या हो जाए, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम वो हेडर एंड फुटर लोड करेगा, जो कंपोनेंट्स पहले से मैन्युअली अलग अलग लोड हो रही थी ना। अभी रिएक्ट जेएस के अंदर मेरे को वेबसाइट इसलिए बनानी है क्योंकि वो कंपोनेंट बेस बनाता है, कंपोनेंट बेस बनाता है मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सारी चीजें अलग अलग होगी, जैसे कि हेडर का सेक्शन अलग है, वो कहीं और जगह पे लिखा हुआ है, स्लाइडर का कोड अलग से किया हुआ है, उसके बाद अबाउट का कोड अलग से किया हुआ है, कार्ड्स का कोड, कार्ड के अंदर भी ऐसा नहीं है मेरे को, जैसे कि नॉर्मली एचटीएमएल के अंदर करता हूँ, मेरे को 3 कार्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका कोड करूँगा, इसका कोड करूँगा, इसका कोड करूँगा, तो 3 बार कोड करूँ। लेकिन यहाँ पे भी नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, एक ही कार्ड बनाऊंगा, उसको मल्टीपल टाइम यूज करूंगा। ओके, तो मतलब एक ही कार्ड होगा, और फूटर हो गया, मतलब फूटर भी एक अपने जो वही एक बार बनाना है वही बना देंगे। तो यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट्स है, सेक्शन, हाँ भाई सेक्शन एज पार्ट्स, ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे अपने अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर क्या कर देंगे, कोड कर देंगे। अब जिससे क्या हो जाएगा कि अलग अलग कंपोनेंट मतलब क्रिएट करेंगे, अब मेरे को जहां जहां उस कंपोनेंट की नीड होगी मैं उसको सीधा क्या करूंगा, यूज कर लूंगा, ठीक है। मतलब मेरे को बार बार वही सेम कोड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। मेनली ये जो बात होती है, जैसे कि ये बनाता है आपको वन पेज वेबसाइट, क्या बनाता है, वन पेज वेबसाइट। वन पेज वेबसाइट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही पेज की बनेगी, होम अबाउट अस गैलरी कॉन्टेक्ट एक ही पेज के अंदर होगा, ऐसा नहीं। ऐसी भी वेबसाइट होती है वन पेज वेबसाइट, मतलब वन पेज वेबसाइट वो एक अलग होती है, और ये वन पेज वेबसाइट अलग होती है, क्योंकि यहाँ पे वन पेज वेबसाइट मतलब क्या हुआ कि एक बार जो हेडर लोड हो चुका है, एक बार जो फुटर लोड हो चुका है, अब बस क्या होगा, जो बीच का जो बदल रहा पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट एवरी टाइम चेंज हो रहा है, तो वही पार्ट अपडेट होगा, बाकी सब सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। तो जिससे उसका रिस्पॉन्स टाइम, जो लोडिंग टाइम होता है वो क्या हो जाता है, काफी फास्ट। ओके, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, मोस्टली लोग इसका यूज करते हैं, समझे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ना कंपोनेंट का, जैसे कि एक कार्ड है मेरे पास, तो मैंने एक ही कार्ड का कोड किया हुआ है, उसके बाद ये सारे कार्ड्स मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ सीधा उसको ही कॉल करके, मतलब जहां जहां मेरे को इसकी नीड होगी मैं वहां वहां सीधा क्या करूँगा, उसको यूज कर लूंगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइट बनती है, और साथ में वन पेज, वन पेज मतलब बीच का जो अपडेट पढ़ना होगा वही कंटेंट, मतलब कंटेंट अपडेट होगा, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने नहीं देख लिया है बेसिकली करता क्या है। अब रिएक्ट जेएस को यूज करने के लिए मेरे को सबसे पहले ना नॉट जेएस की जरूरत पड़ेगी। ओके, रिएक्ट जेएस को यूज करने के लिए मेरे को क्या उसका नॉट जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू मैं रिएक्ट जेएस के मतलब जो क्या बोलते हैं पैकेजेस उसको इंस्टॉल कर पाऊंगा, उसका प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, नॉट जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस देख लेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ये आप पहले स्कैन कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ नोड जेएस। ओके, अब नॉट जेएस में जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे नॉट जेएस डॉट ओ आर जी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे, और ये गेट नॉट जेएस पे क्लिक करूँगा। अभी जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को पूछ रहा है विंडोज 64 बिट के लिए मेरे को ये चाहिए, विंडोज इंस्टॉलर MSI। ओके ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करेंगे, मतलब मेरे को APK मिलेगी जिसको मैं इंस्टॉल कर पाऊंगा।
अब देखो इंस्टॉल हो गया है, इसको आपने क्या करते रन करते हैं, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे वापस, और एज इट इज़ नेक्स्ट। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको चॉकलेट इंस्टॉल करना है, तो चॉकलेट अपने को इंस्टॉल नहीं करना है, उसको बंद ही रखने का, और नेक्स्ट। चॉकलेट ही पैकेज है, मतलब उसके थ्रू बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, लेकिन अपने को वो सब करने नहीं है। तो क्लोज कर दूंगा, मतलब यहाँ पे मेरा नॉट.जेएस इंस्टॉल हो चुका है। तो पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल क्या हुआ है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CMD ओपन करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट, और वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि यूजर्स एडमिन में हूँ। अब मेरे को चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं। नॉट-वी करेंगे, तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि नॉट का कौन सा वर्जन अवेलेबल है। नॉट-वी लगाया, एंटर मारेंगे, देखो ये अभी लेटेस्ट वर्जन आ गया है, वर्जन 24.7.0। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद मेरे को क्या करना है, एनपीएम का वर्जन चेक करना है, और एनपीएम का वर्जन ऑलमोस्ट 11 समथिंग है, राइट। ओके, 11.13.0। ओके, एनपीएम क्या होता है बेसिकली? एनपीएम मतलब क्या होता है? नॉड पैकेज मैनेजर। उसको एक चीज ध्यान रखना, एनपीएम मतलब क्या होगा। ये तो अपने को बता रहा है कि हाँ चलो, ये जो भी है नॉड का वर्जन दिखा रहा है, फॉर चेक नॉड वर्जन, नॉड.js वर्जन, राइट। और उसके बाद ये जो एनपीएम है उसको बोलते हैं नॉड पैकेज मैनेजर। ओके, और यूज फॉर इंस्टॉल पैकेजेस विच इज रिक्वायर्ड। मतलब जो भी पैकेजेस अपने को रिक्वायर होते हैं वो किसके थ्रू इंस्टॉल होते हैं? एनपीएम के थ्रू। तो जैसे कि एनपीएम आई करके मैं जो भी इंस्टॉल करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे को नॉट पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डन, क्लियर। इसको फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो इसके थ्रू अपने को ये पता चला कि यहाँ पे अपना नॉड का और जो एनपीएम है वो दोनों क्या है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका। ठीक है, अब सीधा अपने को React.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना रखता हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या दिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन दिखा, React.js क्या होता है क्या नहीं, नीड है क्या, उसकी हिस्ट्री थी, वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद उसका ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो अपने इंस्टॉल कर दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने सीधा प्रोजेक्ट का सेटअप स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।